हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल एजुकेशन पर आज ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रहा है। लगभग 3 महीने बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ और अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो डालने की। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी, न्यूज़ वगैरह में भी सुनी होगी कि इंडिया के अंदर धूप पड़ रही है कैमरे पे, अभी मेरे चेहरे पर पड़ रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गरीब मूर्ख है, अकल नहीं है, इसलिए वो गरीब है। अमीर आदमी के पास अकल है। अब उसको आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। वो अमीर आदमी के पास अकल है और वो बेईमानी कर रहा है, वो टैक्स चोरी कर रहा है, वो हेरा फेरिया कर रहा है, वो बैंक को चूना लगा रहा है, पर इसके लिए भी तो अकल तो चाहिए ना। बिना अकल के कोई स्कैम थोड़ी कर सकता है। जितने भी लोगों ने घोटाले किए हैं, हम ये तो नहीं कह सकते बेवकूफ़ है, क्योंकि घोटाला बिना अकल के होता ही नहीं है। पर वो नेगेटिव अकलमंद थे। तो वो हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि गरीब और अमीर में एक सबसे बड़ा फ़र्क होता है अकलमंदी और कम अकलमंद होने का और मूर्ख होने का। मूर्ख, कम अकलमंद, थोड़ा अकलमंद, ज़्यादा अकलमंद, बहुत अकलमंद, बहुत अति का बेवकूफ़, ऐसे होता है। सिर्फ हम इसको अकलमंद और बेवकूफ़ की श्रेणी में नहीं डाल सकते। हाँ, हमारे इंडिया में ये परसेप्शन बोलते हैं ना, परसेप्शन है कि जो पैसे वाला है तो वो अकलमंद होगा। ऐसा नहीं होता है। उसके अकलमंद अमीर होने के और भी कई गलती से कारण हो जाते हैं। पुश्तैनी पैसा होता है, वो गलती से जैकपॉट लग गया, कुछ भी समझ सकते हो आप। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अक्लमंद होना पड़ेगा अमीर बनने के लिए। अमीर बनना नहीं है, अक्लमंद बनना है। अमीर अपने आप हो जाओगे। अक्लमंद लोग लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट या किसी चीज़ के साथ बेईमानी करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लूप होल होती है। लूप होल का बेनिफिट उठाना। जैसे मान लो एक एक मूर्ख व्यक्ति या कम अक्लमंद व्यक्ति अमीर बन गया, उसका बिजनेस चल गया, या उसके पास पुश्तैनी ज़मीन जो थी बिल्डर ने ले ली, उसको मुआवजा अच्छा मिल गया, या उसका कोई बिजनेस रातों रात चल गया, या उसका कोई लॉटरी लग गई, कुछ भी हो गया, उसका पैसा आ गया। वो क्या करेगा? वो जा करके मर्सिडीज़ खरीद लेगा। और मर्सिडीज़ खरीदेगा, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, आप इसको जैसे मर्जी फिट कर लेना। वो मर्सिडीज़ खरीदेगा, फिर उस मर्सिडीज़ को ऊपर टैक्स देगा, 30% सरकार को टैक्स देगा, मर्सिडीज़ को टैक्स खरीदने पे टैक्स देगा, ये सब करेगा। अक्लमंद व्यक्ति क्या करता है? जब वो अमीर होता है या उसके पास पैसा आता है, तो वो क्या करता है? वो एक कंपनी बनाता है, एक फर्म बनाता है। उस कंपनी के अंदर और लोगों को रोज़गार देता है। कंपनी को लिमिटेड बनाता है, प्राइवेट लिमिटेड बनाता है। उसमें वो अपनी एक डेजिग्नेशन रखता है कि मैं डायरेक्टर हूँ या सीईओ हूँ, सीईओ हूँ, जो भी आप समझो। वो एक डेजिग्नेशन रखता है। फिर वो अपनी सैलरी रखता है। मालिक ही है, वो अपनी तनख्वाह रखता है। अपनी कंपनी बनाई, फर्म बनाई, उस फर्म में वो खुद एक डेजिग्नेशन पर आया। उस डेजिग्नेशन की उसने तनख्वाह रख ली 1 लाख रुपया, प्लस लिखा कि इस आदमी को 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगी, प्लस 20,000 रुपये इसको घर का किराया देगी कंपनी, जो भी इस पोस्ट पे होगा। और वो उसी की कंपनी है, उसी ने अपने आप को उस पोस्ट पे रखा है। और पर एक पोस्ट है जी, ये डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर है जी, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई है, ऐसे ऐसे करके उसने अपने घर के 4 लोगों को डायरेक्टर बना दिया। और वो क्या कर रहा है जी? इन सबकी 1-1 लाख रुपये तनख्वाह है, इन सबको एक गाड़ी मिलेगी, इन सबको 20-20 हज़ार रुपये किराया मिलेगा। अब ये सारा जो पैसा है ये कंपनी के खर्चों में लेस हो रहा है। उसके बाद में जो कंपनी प्रॉफिट उठा रही है उस पर जाकर के वो कंपनी टैक्स देगी, और सीएसआर अगर दायरे में आती तो सीएसआर देगी, सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर अगर उसके दायरे में आती। और उसके वो 1 लाख रुपया जो है उस पर वो अपनी इनकम का टैक्स देगा। अब उसको घर का किराया कंपनी दे रही है, उसकी मर्सिडीज़ कंपनी के नाम पर है, मर्सिडीज़ की ईएमआई कंपनी दे रही है, मर्सिडीज़ के ऊपर खरीदने पर जो टैक्स लगा तो कंपनी के खर्चों में कट गया। तो मतलब उसका, और वहीं पर एक मिडिल क्लास आदमी क्या करता है? वो अपने नाम से सारी चीज़ें खरीदता है। बेईमानी उसमें भी नहीं है, बेईमानी उसमें केवल एक लूप होल है जिसका उसने बेनिफिट उठाया। ऐसी बहुत सारी लूप होल होती है। आपको क्या लगता है कि आप 10-15% टैक्स देते हो? मान लो कोई आदमी 10 लाख पे आ रहा है तो 10 लाख के स्लैब के हिसाब से टैक्स दे रहा है, कोई 20 लाख पे आ रहा है तो 20 लाख के हिसाब से टैक्स दे रहा है। हाँ, दे रहे होगे, पर आप सिर्फ वो टैक्स नहीं दे रहे हो। मान लो हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट स्लैब 30% का है, सेस वगैरह मिला के शायद 33% बैठेगा। तो अगर 30% भी मान लेते हैं तो आप समझो कि आपने 100 रुपया कमाया उस लेवल पे, उस स्लैब में आने के बाद आपने 100 रुपया कमाया, 30 रुपये सरकार को दे दिया, ठीक है, देश के उद्धार के नाम पे। और सरकार कितना उद्धार कर रही है वो देख लो, कि पुल भी गिर रहे हैं, वो सब हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। तो चलो, 30 मतलब आपने 100 रुपये कमाया, 30 रुपये सरकार को दे दिया। आपने कहा चलो कोई बात नहीं यार, 30 रुपया दे दिया, मेरा 70 रुपया वाइट भी हो गया, देश का भी भला हो गया। अब मैं 70 रुपये से काम करूँगा नहीं, आप अपने 70 रुपये में से जितना भी सामान खरीदा
उस सामान पर ऑन एन एवरेज 20% आपने टैक्स दे दिया, कहीं 18 है, कहीं 12 है, कहीं उससे भी ज़्यादा होगा, अलग अलग मिक्स प्रोडक्ट पे लगा लो, तो ऑन एन एवरेज एक 20% लगा लो। तो 30% सरकार को दे दिया, 20% टैक्स आपने यहाँ दे दिया, मतलब अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो 50 सरकार ले जाती, बचते 50 है। बाहर के देशों में नॉर्वे वगैरह में 40% भी टैक्स है, पर वहाँ पर फिर आपको मेडिकल वगैरह की दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ही इतने आपको फिर इलाज की टेंशन नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ही ऐसे हैं। आपको बच्चे की पढ़ाई की टेंशन नहीं, क्योंकि वहाँ स्कूल ही ऐसे हैं और सबके लिए एक जैसे हैं। पर यहाँ पर क्या है कि 100 रुपये कमाने पे 50 रुपये सरकार को दोगे, 30 रुपये डायरेक्ट टैक्स, 20 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद में आप फीस भी भरोगे बच्चों की महंगी महंगी, फिर उसके बाद में आप बीमारी वगैरह आने पर इलाज भी करवाओगे या हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाओगे तो उसका प्रीमियम भरोगे। मतलब 50% आपका वो जाएगा और बाकी बचे हुए 50 में से आप सारे खर्चे निकालोगे, तब जा करके आपको कुछ पैसा बचेगा। इसलिए इंडिया में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है, या एक लेवल से ज़्यादा आप अमीर हो ही नहीं सकते हो। ये ऐसी बनावट है इंडियन स्ट्रक्चर की। आपने आए दिन सुना होगा कि कई बड़ी कंपनियों ने, कई बड़े ग्रुप ने बाहर के देशों में कंपनियां खोली होती हैं, उसमें उन्होंने बोकस कंपनियां खोली होती हैं। वो सामान चाइना से कोई मशीनरी खरीदी डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, वाया खरीदते हैं। वो इसलिए कि इंडिया के टैक्स स्लैब ही ऐसे हैं। वो ऐसी टैक्स हेवन कंट्री को चुनते हैं, वहाँ पर फर्म बनाते हैं, फिर वो सामान वहाँ के थ्रू परचेज करते हैं, वहाँ से बिलिंग बढ़ा के खुद परचेज करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पैसा कमा के अमीर नहीं बन सकते। अब आपकी अमीर की परिभाषा ही 2-4 करोड़ की है तो बात अलग है, क्योंकि इतने में तो सरकार भी यहाँ पे मुंह नहीं मारती, कहती चल ठीक है भर देना टैक्स जो भरना है। कितने 1.5-2 करोड़ के बाद तो ऑडिट होता है, मतलब 1.5-2 करोड़ तो आप जो लिख के दे रहे हो सरकार मान लेती है साल का, ठीक है, क्योंकि वो अगर आपने आपका लेवल ही वही है तो फिर क्या कहते हैं ना कि क्या नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। अब आपने पल्ले ही क्या है जो आपसे सरकार लेगी। हाँ, अगर आप बड़े लेवल पे जा रहे हो तो आपको वो एक लेवल से ज़्यादा बड़ा बन ही नहीं सकते जब तक आप लूप पुल का बेनिफिट नहीं उठाओगे इंडिया में। लीगल टर्म्स होती हैं, लीगल बेनिफिट्स होते हैं जो कंसल्टेंट आपको सलाह देते हैं अपनी मोटी फीस लेकर के, क्योंकि हमें और आपको नहीं पता ना, हम तो लेमैन है, हमें नहीं पता वो लूप होल कितनी है क्या है। तो हमें पैसा कमाने के साथ साथ लगातार दूरदर्शी और अक्लमंद जरूर बनना पड़ेगा, तभी आप उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाओगे। आपने एफडी कर लिया, आपको पता होना चाहिए कि अगर एफडी का 15,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज होगा तो आपका टीडीएस कटेगा, या आपको म्यूचुअल फंड में डालना है तो कितना रेवेन्यू आएगा, तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। होता है ना कि मकान को 2 साल या 3 साल बाद बेचोगे तो इतना टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म गेन। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं कि मुंह उठा के पैसा कमाना शुरू कर दिया, मुंह उठा के इधर उधर डाल दिया, बाद में फिर चढ़ावा चढ़ाते रहे। तो इंडिया के सिस्टम को समझो, यहाँ पर आप एक लेवल से आगे नहीं जा सकते, उसके लिए आपको अक्लमंद होना बहुत ज़रूरी है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।